नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। ऑपरेशन सिंदूर पर फिर से पाकिस्तान के झूठ की पोल खुली है और खोली किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तानी हुक्मरानों ने ही खोल दी। पाकिस्तान के बड़े नेता अब सच कबूल रहे हैं, कैसे कि ऑपरेशन सिंदूर से इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हड़कंप मचा और उसके बाद पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने भी ये माना कि भारत ने सिर्फ महज 36 घंटों में 80 से ज्यादा ड्रोन से हमले किए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कबूला कि रावलपिंडी स्थित नूर खान एयरबेस भी तबाह हो गया। सिर्फ इशाक डार ही नहीं बल्कि अब तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भी ये मान लिया है कि भारतीय कार्रवाई के दौरान बंकर में छिपने की नौबत आई थी। यानी कि अब पाकिस्तान खुद अपने झूठ के बोझ को उठा नहीं पा रहा। मतलब साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को अंदर तक हिलाकर रख दिया और अब डर है कि कहीं भारत फिर से हमला ना कर दे, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ना शुरू हो जाए। इसलिए उसके नेता अब गीदड़ भभकी देने में भी भारत को जुटे हुए हैं। मुल्क में 15 मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे पाकिस्तान ने हमला कर दिया और उसके बाद उसके आड़ में पाकिस्तान में उन्होंने मिसाइल मारने शुरू कर दिए मुख्तलिफ जगह पे। और इसके साथ साथ आपको याद होगा कि अपना ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ भेजे जो कि करीबन 36 घंटे में 80 की तादाद पे पहुंच गए। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान की कामयाब टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान के इदारों ने उसको भी नाकाम बनाया। 79 आउट ऑफ 80 ड्रोन जो थे उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया और एक सिर्फ ये ड्रोन था जिसने हल्की सी एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे थोड़ी सी यानी उसको डैमेज किया और कुछ वहां जख्मी हुए। इसने आके मुझे कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है। ये वैसे तो मैंने उसको 4 दिन पहले बोला था कि जंग होने वाली है, मगर उसने मुझे आके कहा कि सर वो बंकर में चले। मैंने कहा शहादत आनी है तो यहाँ ही आएगी, बंकरों में नहीं मरते लीडर। ये सब हम जंग के मैदान के लिए खुद तैयार हैं, हम खुद हथियार लेके लड़ने के लिए तैयार हैं, हम अपनी जानों का कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं इस मुल्क को, अपने मादरे वतन को बचाने के लिए। तो ये भूल जाओ कि रोटी होगी गोली होगी, रोटी होगी गोली होगी, हम गोलियां मारेंगे, तुम क्या। तो सुना आपने कि कैसे डार और जरदारी ने माना कि ऑपरेशन सिंदूर में पूरा मुल्क थर थर कांप रहा था। अब आपको बताते हैं कि डार और जरदारी ने क्या क्या कबूला है, जरा समझिए। भारत ने 36 घंटों में 80 ड्रोन से अटैक किया है, नूर खान बेस को तबाह कर दिया। ये बात इशाक डार कहते हुए नजर आए। इसके अलावा अगर हम जरदारी की बात कर लेते हैं तो अगर हम जरदारी की बात करेंगे तो जरदारी ने कहा कि मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी मेरे पास आए और पास आकर कहा कि जाकर बंकर में छिप जाइए, वरना जिस तरीके से भारत हमला कर रहा है आपको भी नुकसान पहुंच सकता है। तो भारत ने इतनी बुरी तरीके से पाकिस्तान की स्थिति बिगाड़ रखी थी मई महीने में, यानी कि एक तो गर्मी से ऐसे ही पसीने निकल रहे थे, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के पसीने बिल्कुल एकदम पसीने से तरबतर कर दिया। और ये अब कबूलनामा पाकिस्तान की तरफ से यानी कि राष्ट्रपति जरदारी की तरफ से भी आ गया। पाकिस्तान हर पटल पर इस बात को झुठलाता आया है, लेकिन सच देर सवेर जुबां पर आ ही जाती है। इधर इशाक डार खुद ये कबूल रहे हैं कि, और झूठ भी देखिए, अभी भी झूठ खत्म नहीं हुआ है। कह रहे 80 ड्रोन से हमला हुआ जिनमें से हमने 79 को मार गिराया। जरा समझिए, पाकिस्तान जिसके पास खाने को दाना नहीं है, जो हर तरफ जाकर लोन लेता रहता है, कर्ज मांगता रहता है, वो पाकिस्तान कह रहा है कि हमने 80 ड्रोन आए थे हमारे देश में, लेकिन हमने उनमें से 79 को मार गिराया। तो जरा समझिए, इधर मुनीर कह रहे हैं कि अल्लाह ने बचा लिया और अब खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और इशाक डार का कबूलनामा सामने आ गया, जिसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक पूरी हकीकत को उजागर कर दिया है। लेकिन हम अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान को हमेशा से ही अपनी बुज़दिल हरकतों के चलते वैश्विक मंच पर शर्मसार होना पड़ता है।
ऐसे में एक बार फिर से ऐसी स्थिति तब आई जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी ताकत का झूठा बखान करने वाले नापाक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सेना और उसके हालात को लेकर नया और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने किया। दरअसल ये बयान आया है कि पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की पुण्यतिथि पर कराची में आयोजित एक रैली के दौरान जहां राष्ट्रपति जरदारी जोश में तो दिखे, लेकिन उसी जोश में वो सच बोल गए जिसे पाकिस्तान अब तक दुनिया से छिपाता रहा। जरदारी ने मंच से दावा करते हुए ये कह दिया कि भारत को पाकिस्तान के संयम के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान चाहता तो और भी भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया जा सकता था। लेकिन इसी बयान के बीच उनका सबसे बड़ा कबूलनामा सामने आ गया। यानी साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हालात इतने गंभीर हो चुके थे कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति, सेना और शीर्ष अधिकारी बंकरों में छिपने को मजबूर हो गए। जरदारी ने भी ये माना है कि उन्हें 4 दिन पहले ही आशंका हो गई थी कि हालात युद्ध जैसे बनने वाले हैं। इसने आके मुझे कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है। ये वैसे तो मैंने उसको 4 दिन पहले बोला था कि जंग होने वाली है, मगर उसने मुझे आके कहा कि सर वो बंकर में चले। मैंने कहा शहादत आनी है तो यहाँ ही आएगी, बंकरों में नहीं मरते लीडर। ये सब हम जंग के मैदान के लिए खुद तैयार हैं, हम खुद हथियार लेके लड़ने के लिए तैयार हैं, हम अपनी जानों का कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं इस मुल्क को, अपने मादरे वतन को बचाने के लिए। तो ये भूल जाओ कि रोटी होगी गोली होगी, रोटी होगी गोली होगी, हम गोलियां मारेंगे तो। यही वजह थी कि कई दिनों तक पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर सार्वजनिक रूप से गायब रहे। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद को पीड़ित बताता रहा और दूसरी तरफ खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान पूरी तरह असुरक्षित हो चुका था। ये कबूलनामा न सिर्फ पाकिस्तान की पोल खोल रहा है बल्कि भारत की सैन्य रणनीति और सटीक कार्रवाई की ताकत भी दिखाता है। लेकिन जरदारी की इसी गीदड़ भभकी के उलट जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। वहीं कुछ दिन पहले मुनीर ने कहा कि भारत के साथ संघर्ष के दौरान हमने अल्लाह की मदद को महसूस किया, यानी गोलियों, मिसाइलों और रणनीति के बीच। पाक सेना प्रमुख अब खुद ये मान रहे हैं कि हालात उनके काबू में नहीं थे। अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। वही अंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, हमने महसूस किया। तो जो कहा हुआ है ना, इसमें 100% हकीकत है कि फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार अब भी। सिर्फ ये कि हमने अपने तौर तरीकों को ठीक करना है बस। और ये बुनियाद महसूस के अंदर ये हुआ। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से कूटनीतिक रिश्ते लगभग खत्म कर दिए। यहाँ तक कि सिंधु जल संधि को भी निलंबित कर दिया गया। इसके बाद पाकिस्तान लगातार भारत को पत्र लिख कर संधि बहाल करने की गुहार लगाता रहा। यानी मंच से गोली की बातें और हकीकत में पानी के लिए चिट्ठियां। सच तो ये है कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के घावों को भूल नहीं पा रहा। भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह किए। पाकिस्तानी आर्मी के साथ बड़े बड़े नेता अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में दुपक कर बैठ गए। भारत का वार 11 एयरबेस खाक, मुरीद एयरबेस, नूर खान एयरबेस, चुनियन सैन्य अड्डा, जैकोबाबाद एयरबेस, सुक्कूर सैन्य बेस, भोलारी एयरबेस, रफीकी PAF बेस, सरगोधा एयरबेस, पसरूर रडार साइट, सियालकोट एविएशन बेस, स्कार्दू एयरबेस। यही वजह है कि जरदारी का ये कबूलनामा पाकिस्तान की कमजोर स्थिति और भारत की मजबूत रणनीति दोनों को उजागर करता है। आज पाकिस्तान के ही राष्ट्रपति जरदारी के शब्द इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि वो दबाव था जिसने पाकिस्तान की नींव को भी हिलाकर रख दिया। और शायद इसी डर की वजह से पाकिस्तान आज भी उस ऑपरेशन को भूल नहीं पा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो देखा आपने कि ऑपरेशन सिंदूर
के तहत जब पाकिस्तान में कार्रवाई की गई, जिसको हमेशा पाकिस्तान झुटलाता आया, नकारता आया, लेकिन देर सवेर सच जुबां पर आ ही गई। आज चर्चा इसी बात पर कि आखिर पाकिस्तान ने इतने लंबे समय तक झूठ बोला क्यों, जब सच को कबूलना ही था, और आखिर सच कितने देर तक पाकिस्तान छुपा सकता था। हमारे साथ खास मेहमान रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और डॉक्टर DK पांडे सर जुड़ गए हैं विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। और सबसे पहले देवनाथ सर, आप ही से शुरुआत करूंगी। थोड़ी सी हंसी भी आती है मुझे पाकिस्तान पर जब चर्चा होती है, और पाकिस्तान की हरकतें भी सर ऐसी हैं कि एक तो पहले इतने लंबे समय तक झुटलाया और कबूलनामा भी शीर्ष नेतृत्व यानी कि राष्ट्रपति और डिप्टी PM दे रहे हैं। सुचित्रा, पाकिस्तान में कितना कंफ्यूजन है, उनको दायां हाथ क्या कर रहा है बाएं हाथ को नहीं पता होता है। प्रेसिडेंट बयान देते हैं, प्राइम मिनिस्टर बयान देते हैं, डिफेंस मिनिस्टर बयान देते हैं, विदेश मंत्रालय उनका बयान देता है, और कोई तालमेल नहीं होता आपस में। इससे भी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ऐसा देश है जहां पे सिर्फ बयान ये पॉलिटिकल लीडरशिप उतना ही देते हैं जितना कि पाकिस्तान की आर्मी उनको अलाउ करती है। वहां पर पाकिस्तान की आर्मी, ISI मिलकर बयान लिखते हैं, स्टेटमेंट कि आज प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे। उसके बाद उनके जो DG ISPR हैं वो उस बयान को प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस, राष्ट्रपति के ऑफिस, विदेश मंत्रालय में भेजते हैं, और उनका काम विदेश मंत्रालय में जो भी उसको पढ़े, चाहे विदेश मंत्री पढ़े, सिर्फ इतना है कि DG ISPR के बयान को वो कागज में देखकर शब्द बाय शब्द पढ़ते हैं। ऐसी हालत में अब लग रहा है कि पाकिस्तान में कंफ्यूजन चालू हो गया है। दूसरी बात सुचित्रा, मैं ये बताना चाहता हूं कि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो हमने एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया कि जो हम उन पर हमला कर रहे हैं उनको भयंकर नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हर जगह पे एक सिंबॉलिक हमला करेंगे। तो उनके हर एयरबेस पर, हर रेडार स्टेशन पर हमने समझो एक सुखोई 30 से एक ब्रह्मोस मार दिया, या एक रफाइल से एक स्कैल्प मिसाइल मार दी। तो हुआ क्या कि उनके रनवे के बीच में एक गड्ढा हो गया, या उनके जो अंडरग्राउंड कमांड कंट्रोल सेंटर था उसका जो वेंटिलेटर शाफ्ट था जिससे वो अंदर हवा लेते हैं, और फिर नीचे जो कमांडर्स हैं जो कि -10, -12 लेवल पर हैं, उन तक हवा जाती है। सभी अंडरग्राउंड हम सब जानते हैं, बड़े बड़े शहरों में होते हैं। उसके अंदर उनके वेंटिलेटर शाफ्ट के अंदर ने एक मिसाइल डाल दी। सो इंडियन एयरफोर्स को बहुत क्लियर हुक्म था कि कहीं पे भी भयंकर नुकसान नहीं करना, एक सिंबॉलिक हमला करना है, एक्यूरेट हमला करना है, ताकि पाकिस्तान को पाठ मिल जाए। पाकिस्तान को समझाना है कि भाई ये तो ट्रेलर है, अगर चाहो तो जहां हमने एक मारा है तुम्हारे रनवे पर, उसी रनवे पे हम 7 मार सकते थे। लेकिन सर फायदा क्या है? पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके लिए मुझे एक कहावत बिल्कुल सही लगती है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सिंबॉलिक अटैक में पाकिस्तान की ये हालत हो गई कि बंकरों तक में छिपना पड़ रहा है। तो अगर भारत सच में पूरे दमखम के साथ अगर पाकिस्तान पर अटैक करेगा, अगर आतंकवादी गतिविधियों से पाकिस्तान बाज नहीं आता, तब पाकिस्तान की क्या हालत होगी? हाँ सुचित्रा, देखो, 2 सवाल आपने पूछे हैं, दोनों ही बेहतरीन हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वॉर जब लड़ते हैं तो प्रिंसिपल वॉर में पहला शब्द होता है सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम। तो भारत सरकार ने पहले से ही ये तय कर लिया था कि हमारा एम पाकिस्तान को पाठ पढ़ाना है। यानी पहलगांव में उन्होंने 22 अप्रैल को जो किया, बदला ले लेंगे और पाकिस्तान को पाठ पढ़ाना है। अंग्रेजी में कहते हैं टू टीच पाकिस्तान ए लेसन। इतना ही हमारा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था। अगर हम चाहते तो उस युद्ध को इसके एस्केलेशन मैट्रिक्स में अगले दौर तक फेज 2 में भी ले जा सकते थे, जहां हम उनको और ज्यादा और भयंकर नुकसान पहुंचा सकते थे। लेकिन वो हमारा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव नहीं था। मेरे ख्याल से इससे बेहतर नमूना कि हमने सिंदूर में सही टाइम पर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने जब हमसे याचना की कि युद्ध रोका जाए, सही समय पर भारत सरकार ने पाकिस्तान के डीजीएमओ के जो याचना थी उसको सुन लिया और युद्ध विराम लागू कर दिया। मेरे ख्याल से एक मास्टर स्ट्रोक था। दुनिया भर में जितने देश हैं वो भारत से सीख सकते हैं युद्ध कैसे लड़ना है, दुश्मन को कैसे सबक सिखाना है और सही टाइम पर कैसे सीज फायर करना है। जी बिल्कुल, तो जाहिर बात है सर, लेकिन पाकिस्तान
अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, ये बात पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान की इस वक्त स्थिति ऐसी है सर कि जो पाकिस्तान की सड़कें हैं ना, वो भी ठीक करवाने जितने पाकिस्तान के पास अब पैसे नहीं बचे तो पीआईए बेच दिया और पाकिस्तान भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। डीके सर, मैं आपके पास आऊंगी। और जिस तरीके से जरदारी ने कबूलनामा दिया और साथ ही गीदड़ भभकी भी दे दी कि हम भी गोली चला देंगे, हम भी ये कर देंगे, हम भी वो कर देंगे, लेकिन इसी बीच ये जो चिट्ठी पत्री का काम चल रहा है कि पानी रोक दिया है, पाकिस्तान के लोग भूखे मर जाएंगे, इससे विदेश नीति पर और विदेश नीति में कैसे बदलाव होगा आने वाले समय में? कि जिस तरीके से भारत ने पानी रोका हुआ है, सिंधु जल समझौते को रोकने का फैसला लिया है, आने वाले समय में भारत पाकिस्तान के रिश्ते को ये क्या इफेक्ट करेगा, या पाकिस्तान को एक सबक मिलेगी और वो आतंकवाद के रास्ते को छोड़ेगा? जी नमस्कार स्मिता और रथ साहब। मैं पहले डॉक्टर डीके गुप्ता हूँ और पांडे। जी सर, मैं ठीक ठीक है। करवाती हूँ जी। पहली बात। दूसरी बात है कि देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो मैं सबसे बड़ी जो विजय मानता हूँ वो एक ये थी कि सिंधु जल संधि को जो है अभियान में रखना। भारत बहुत सालों से ताक में था इसके, और जो राइट विंग गवर्नमेंट भारत में आई, इसके पहले भी गवर्नमेंट चाहती थी लेकिन उनके पास मैं समझता हूँ इच्छा शक्ति नहीं थी या डिसीजन मेकिंग का जो भी रीजन है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट 3 बार लेटर लिख चुकी थी एडमिनिस्ट्रेशन को भी, सबको, कि मैं इसको नहीं मानता, ये एक पक्षी समझौता हुआ है और इसको हम नहीं मानते। और सबसे बड़ी, जिस दिन युद्ध शुरू हुआ उसी दिन रात को जो कैबिनेट सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई, उसमें सबसे पहले मुझे और आपकी स्टूडियो में उस दिन मैं बैठा था। और उस समय आपके एक एंकर हुआ थे शर्मा जी, तो उनको मैं बताया कि इससे बड़ा मास्टर स्ट्रोक भारत को नहीं मिल सकता, इस सबसे बड़ी विजय आज तक है। और ये भारत एक नकेल कस दिया। मैं बता दूं, अगर सारे बांध को, अगर सारे डैम्स को अगर खोल दिया जाए तो पाकिस्तान, मैं बता दूं, परमाणु बम अटैक जैसा है। मतलब लगभग 1/3 पाकिस्तान रोक ही नहीं पाएगा उसको, दुनिया का कोई भी ताकत नहीं, इतनी पानी है उसमें। क्योंकि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को मैं देखा हूं पास में, मैं उसको स्टडी भी करता हूं, और चूंकि मेरा एक सब्जेक्ट भी रहा है वो हाइड्रो पावर, मैं जाके अगर पानी ही केवल छोड़ दिया जाए ना तो युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। इसको पाकिस्तान बखूबी तौर पे समझता है और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहा है। देखिए, दुनिया की 2-3 चीजें और बताऊंगा। जो इनके फॉरेन सेक्रेटरी थे, वो 25 जुलाई उसी समय जब चल रहा था, तो उन्होंने मीटिंग हुई रूबियो के साथ, और रूबियो ने एक जो सेक्रेटरी हैं यूएस के, उन्होंने ये बोला था कि भारत भी इस मीटिंग में भाग लेगा। और ये ऑन द रिकॉर्ड है, गूगल, उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर ने अपने पाकिस्तान में बोला, और उस पर उनकी खिल्लियां भी उड़ाई गई कि भारत, जब हमने पूछा कि भारत के कोई नहीं है बैठा हुआ है रूबियो के साथ, तो बोले कि नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं भारत वाले, वो कह रहे हैं कि हमारा द्विपक्षीय मामला है और हम बात करेंगे। तो ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं जो पाकिस्तान को, अब चूंकि जहां ज्यादा रील चलती है, जिस देश में ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, रील खूब चलती है, वहां लोगों को नेविगेट करना बड़ा इजी होता है किसी भी नैरेटिव में। लेकिन ये है, जैसे ईरान में, ईरान जीत गया इजराइल से, दुनिया को पता है कि इजराइल कैसे पीटा उसको, अमेरिका ने कैसे उसको धोया। बस हमारे पूरे 2000 वर्षों का एक ही अचीवमेंट है ईरान का कि मिसाइल बना लिया, लेकिन और कुछ भी तो करो। तो इसी तरह से पाकिस्तान का भी, तो पाकिस्तान में नैरेटिव सेट किया जाता है, ठीक है, वहां पे जैसी जनता वैसे उनको सिखाया जाएगा। तो दूसरी बात है, दुनिया के बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट, मैं पहला दिन था और आपके स्टूडियो मुझे बुलाया गया था, और मैं उस दिन बोला कि भारत ने जिस तरह से इसको कंक्लूड किया, 4 दिन प्रिसाइज अटैक करके इस्लामाबाद तक पहुंच गया, आईएईए को आके जांच करना पड़ता है कि वहां पे न्यूक्लियर साइट्स कहीं लीकिंग तो नहीं हो रही है। उसके बाद नूरबख्श का आज मैं भी न्यूज पढ़ रहा था, अभी तक ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ है। बिल्कुल, उसको इतना घातक हुआ था, अभी तक ऑपरेशनलाइज हुआ सर। पीआईए बेच दिया ना सर, अब बनेगा, अब धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज और थी कि जो जज स्पेंसर हैं, और जो देखिए मैं उनका बता रहा हूँ, कुक जो है, टॉम कुक हैं, जो एक बड़े वर्ल्ड के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बोला कि ऐसा युद्ध याद रखा जाएगा, 4 दिन के अंदर युद्ध में जाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन निकलना बड़ा मुश्किल है। तो इसके इस तरह से कंक्लूड किया। अब वो चीज मैं आपके यहाँ भी बोला था, उसके 2 दिन बाद इन लोगों का भी स्टेटमेंट है। मतलब इतना सच में इजराइल भी उतना अच्छा किया, 13 दिन के अंदर युद्ध खत्म करके अपना सारा पर्पस सॉल्व करके बैठ गया। भारत ने 4 या 5 दिन में, ठीक है, शुरुआती दौर में कुछ दिक्कतें हुई थी, लेकिन जिसको कि हमारे आर्म फोर्सेज ने एक प्रोफेशनली एक्सेप्ट भी किया। शुरुआती दौर में कुछ दिक्कतें हुई, उसके बाद हमने अपने पॉलिसी शिफ्ट किया। देयर वाज अ पैराडाइम शिफ्ट इन इंडियन अटैक, एंड दैट हैज डन रियली वेरी गुड, और ये भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है। जाहिर बात है सर, इजराइल ने भी ये बात माना था कि भारत की एक्यूरेसी रेट इजराइल से भी ज्यादा है, और इसी की वजह से तो भारत
अब सर गर्व से उठाता है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मजा भी चखाया और पाकिस्तान को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसको लेकर पाकिस्तान आज भी रोता हुआ नजर आता है। अब देवनाथ सर, मुझे एक चीज याद आ रही है, जब कैप्टन अभिनंदन पाकिस्तान का बॉर्डर पार कर चुके थे, तब भी हमने एक देखा था, संसद से एक आवाज उठी थी कि अभिनंदन को वापस कर दो वरना मोदी तोड़ देगा, मोदी ऐसा कुछ करेगा कि पाकिस्तान याद रखेगा। वो डर, वो पैर कांपता हुआ जो मैसेज था, उस पूरी दुनिया ने सुना और एक बार फिर से राष्ट्रपति जरदारी ने, इशाक डार ने, और ये बात अब सबने मान ली है। सर, क्या हम मान ले कि पाकिस्तान को आदत है पिटने की और दुनिया भर में ये ढोल पीटने की, हम ही विक्टिम है, हमने कुछ नहीं किया लेकिन जबरदस्ती हम मार खा गए? जी हाँ, काफी हद तक पाकिस्तान के हुक्मरानों को मालूम है कि भारत के आगे वो कहीं नहीं टिकते हैं, लेकिन उनकी एक मजबूरी है, खासतौर से पाकिस्तान की आर्मी की एक मजबूरी है। पाकिस्तान की आर्मी जानती है कि उनका वजूद, उनका अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा अगर वो लगातार भारत का जो ढपली है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने नहीं पीटेंगे। पाकिस्तान की आर्मी हमेशा पाकिस्तान की आम आवाम को, पाकिस्तान के लोग थोड़े भोले होते हैं, अनपढ़ होते हैं, गरीब होते हैं, भोले होते हैं। बिल्कुल सर, भोले मैच नहीं कर रहा है सर, अनपढ़ मैच कर रहा है। तो पाकिस्तान की आर्मी जो है अपनी आवाम को बोलती रहती है कि भारत से कौन बचा सकता है पाकिस्तान को? पाकिस्तान की आर्मी। तो वो युद्ध वाला माहौल चाहते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान की आर्मी जो है पाकिस्तान के अवाम को क्या बोलती है कि कश्मीर को कौन पाकिस्तान के साथ मिला सकता है? पाकिस्तान की आर्मी। तो वो एक कैलकुलेटेड तरीके से भारत के साथ हमेशा टेंशन का माहौल बनाए रखना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान की आर्मी की फंडिंग होती रहे, पाकिस्तान की आर्मी के जो जनरल्स हैं उनको शीर्ष पदों पर प्रमोशन मिलता रहे। हमने देखा कैसे आसिम मुनीर युद्ध में हार गया लेकिन उसको जनरल से फील्ड मार्शल बना दिया गया। ये उनकी प्रोपेगेंडा मशीन बहुत अच्छी है कि भारत को दुश्मन दिखाओ और फिर दिखाओ कि आसिम मुनीर ने भारत जैसे देश को काबू में कर लिया और उसके बाद फील्ड मार्शल बन जाओ। डाउन द लाइन उनके सारे सीनियर ऑफिसर्स और भी तमगे ले गए हैं, उनके डिटेल्स भी अवेलेबल हैं। जी जाहिर बात है, ये हमने देखा है। और सर, जो बात आप कह रहे थे कि जानबूझकर ये भारत जो जनता है पाकिस्तान की, उसको ये दिखाया जाता है कि भारत बहुत बड़ा दुश्मन है और ऐसा हो गया वैसा हो गया। सर, ये सही भी है ना एक तरीके से, क्योंकि एक समय बाद पाकिस्तान को कर्ज देने वाला, लोन देने वाला कोई नहीं बचेगा। तो पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि भारत को दुश्मन दिखाओ। सोशल मीडिया पर जैसे राफेल गिराने का एक वीडियो जारी किया गया था, बस वही कर सकता है और उसी के जरिए पैसे आएंगे, तभी पाकिस्तानी आवाम को आगे खाना मिलेगा। सर, अब गुप्ता जी, जिस तरीके से तमाम चीजें आप भी देख रहे हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने पहले तो विक्टिम कार्ड खेला और अब धीरे धीरे जब ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, पाकिस्तान खुद अपनी किरकिरी करवाने में लगा हुआ है। लेकिन एक चीज जो मुझे नहीं समझ आता कि बार बार पाकिस्तान कर्ज मांगता है कई देशों से, वर्ल्ड बैंक से, और उसको कर्ज बार बार मुहैया करवाई जाती है, लेकिन पाकिस्तान फिर उसका गलत इस्तेमाल करता है। आखिर इसको लेकर कब एक्शन लिया जाएगा और पाकिस्तान के बार बार इस तरीके से करने पर इस पर रोक कैसे लगेगी? सर सुचित्रा जी, देखिए इसमें इकोनॉमिकल टूल्स छिपा हुआ है। एक्चुअली कर्ज देना वेस्टर्न कंट्रीज के लिए बहुत फायदेमंद होता है और वो ऐसे कस्टमर खोजते हैं। एक्चुअली IMF और वर्ल्ड बैंक, ये सारी ऑफिसेज जो हैं उनपे कोटा सिस्टम चलता है, SDR में कोटा सिस्टम चलता है और वहां पे कोटा सिस्टम में जैसे अमेरिका, फ्रांस, जापान, इवन छोटा देश जापान है, लोग का कंट्रीब्यूशन IMF में ज्यादा है। तो जो कर्ज जाता है उसमें जब कर्ज, देखिए पूरे वेस्टर्न अफ्रीका और पूरे अफ्रीकन कंट्रीज जो गरीब देश हैं और मिडिल ईस्ट के कुछ देश हैं और जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे जब कर्ज देते हैं तो वहां के पॉलिटिकल डिसीजन में ये वेस्टर्न कंट्री भागीदार बनती है और इसीलिए बार बार वो कर्ज, लेकिन भारत वो जो है बहुत बार्गेनर कंट्री है और भारत, अमेरिका, देखिए अभी चाइना ने बोला कि मैं डेवलप्ड कंट्री का, उसको एक्चुअली उपाधि मिल चुकी है WTO में, लेकिन उसने बोला मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि मैं डेवलपिंग ही रहूंगा, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री को बहुत सारी चीजें हैं, बोला ठीक है मैं डेवलपिंग रहूंगा। तो इसलिए ये जो कंट्रीज हैं, पाकिस्तान जैसे जो रोगू कंट्री, उनको एक कर्ज देके उनके पॉलिसी मेकिंग्स में जैसे कि वो कहीं कहीं हस्तक्षेप करते हैं। जैसे भारत मान लीजिए कि 2-4 बिलियन का कोई कर्ज लिया भारत ने और कोई नहर का या किसी चीज का करेगा, तो उसमें उनके ऑफिसर्स भी रहते हैं इन्वॉल्व, तो भारत के जियो पॉलिटिक्स को, यहाँ डिसीजंस को करते हैं। इसलिए सिंधु जल संधि का मैं इतिहास बताना चाहता हूं कि इसमें जानबूझ के अमेरिका ने समझौता कराया ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैं हमेशा के लिए एक मध्यस्थता करता रहूं, लेकिन भारत उसको 20-30 सालों से अब मना करने लग गया था।
तो ये टूल होते हैं, इसलिए पाकिस्तान जैसे देशों को $1.25 बिलियन वगैरह, अब देखिए $1.25 बिलियन भी आ गया है पाकिस्तान को, और उसकी पीठ थपथपाई जा रही है। लेकिन देखिए कितने अच्छे दोस्त हैं ट्रंप कि भारत में $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, 35 से अमेजन से, 17.8 से माइक्रोसॉफ्ट से, 15 से गूगल से। क्या एक कंपनियों के सीईओ बिना ट्रंप से पूछे यहाँ पे इन्वेस्ट करने का घोषणा कर सकती है? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो भारत का रिलेशन ना एक स्ट्रेटेजिक और ट्रांजैक्शनल है, लेकिन पाकिस्तान का केवल ट्रांजैक्शनल है, जो किसी पर्पज को सॉल्व करने के लिए लेवरेज नहीं लेते। ऐसे बड़े बड़े देश पाकिस्तान में यूज करते हैं। जी सुचित्रा। बिल्कुल जाहिर बात है। और जो तस्वीरें मैं ये इस बात का इंतजार कर रही थी कि आज हमारे साथ चर्चा में कोई पाकिस्तानी पत्रकार या उनकी तरफ से कोई जुड़े तो चर्चा में ज्यादा मजा आता। फिलहाल के लिए सर आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो देखा आपने कि किस तरीके से पाकिस्तान के अब शीर्ष नेता भी इस बात को मान रहे कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। फिलहाल के लिए चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।